योगा थेरेपी यानी चिकित्सीय योग टेस्ट सीरीज। घिरन संहिता के अनुसार नित्य अभ्यास में वात कर्म कपालभाति करना चाहिए। ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी है ध्यान से पूर्व, ऑप्शन सी है कभी भी, ऑप्शन डी है सोते समय। घिरन संहिता के अनुसार नित्य अभ्यास में वात कर्म कपालभाति करने चाहिए किस समय? ध्यान से पूर्व। अगला क्वेश्चन, वात कर्म कपालभाति वर्जित है उच्च रक्तचाप में, हार्निया में, बेचैनी में या उपयुक्त सभी? किसमें होगा? बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, वात कर्म कपालभाति निम्न शरीर तंत्र को विशेष लाभकारी होती है किसमें? पाचन में, रक्त संचरण में, अंतःस्रावी में या ये सारे? बिल्कुल सही है, सब में होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, घिरन संहिता के अनुसार शीत क्रम कपालभाति से क्या दूर होता है? कफ दोष, ज्वर, बुढ़ापा या ये सारे? सारे। बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, मधुमेह में सर्वाधिक लाभकारी क्या होती है? त्राटक, वातक्रम कपालभाति, वस्ती या नेति? सर वस्ती। ऑप्शन। मधुमेह में सबसे ज्यादा लाभकारी क्या होती है? वातक्रम कपालभाति, त्राटक, वस्ती या नेति? ऑप्शन डी। आप कौन से बोल रहे हो? वातक्रम कपालभाति या नेति, कौन से बोल रहे हो आप? वातक्रम कपालभाति। जी, बस्ती से क्या होती है? पेट साफ होती है। तो पेट साफ होने के साथ आपका जो है उससे बहुत ज्यादा मोस्ट अप्रोप्रिएट है कि वातक्रम कपालभाति। तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, कपालभाति निम्न रोग के उपचार में उपयोगी है? मधुमेह, कफ रोग, वात रोग या ये सारे? ऑप्शन डी। आप इसमें सारे बता रहे हो, सारे ऐसे तो सारे हैं, लेकिन ग्रंथों के अनुसार या हट के अनुसार तो कुछ पूछना नहीं है, तो वैसे तो सारे बोल सकते हैं। हाँ, लेकिन ग्रंथ के अनुसार कपालभाति कफ रोग के लिए ही बताया गया है, लेकिन हकीकत में क्या होता है सारे में काम करता है, क्योंकि बहुत से जितना भी आपको जो क्लिनिकल जो हुई है, जैसे बाबा रामदेव के यहाँ भी बहुत से जो पेशेंट के बारे में हम देखते हैं, और भी चीज़ों में बहुत जगह काम करती है। लेकिन कफ रोग के आपका जो टेक्स्ट में बताई गई है उसमें बताया कि कपालभाति कफ रोग के लिए उपयोगी है। तो अगर उस अकॉर्डिंग देखेंगे कफ रोग है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन में आप मतलब बीच में फंसते हो, क्योंकि टेक्स्ट में बताई गई है कि कफ रोग है और रियल लाइफ में क्या है कि सारा में काम करते हैं। तो हम अभी टेक्स्ट के साथ ही जा रहे हैं, कफ रोग के साथ ही जा रहे हैं, लेकिन ये उपयोग तो सही है प्रैक्टिकली, लेकिन बुक में लिखी हुई है टेक्स्ट में कफ रोग, तो इसी के साथ जाएंगे। तो उसमें कफ रोग इत्यादि खाली बताई गई, लेकिन आपका जो है प्रैक्टिकल लाइफ में आपका सब में काम करती है। अगला क्वेश्चन, यम के पालन से निम्न सिद्धि की लक्ष्य होती है? व्यक्तिगत उत्थान, सामाजिक उत्थान, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? सर दोनों। बिल्कुल सही है। यम के निम्न प्रक्रिया से मानसिक स्वस्थता प्राप्त होती है? विचार शुद्धि, चित्त प्रसाधन, सकारात्मकता या ये सारे? ऑप्शन डी। बिल्कुल सही है, क्योंकि सारे मिलती है, यम से सारे मिलती है। शौच निम्न योगाभ्यास का अंग होता है किसका? यम का, नियम का, प्रत्याहार का या धारणा का? नियम का। यहाँ भी हम मान के चलते हैं कि आपका जो है पतंजलि योग सूत्र के अनुसार मान के चलते हैं। वैसे नियम के अलग अलग और भी कुछ उपनिषद ऐसा है जहाँ पे नियम का अलग भी चीज़ें मिलती है, और कल ही हम देख रहे थे, लेकिन अभी हम मान के चलेंगे पतंजलि योग सूत्र के अनुसार। नियम का पालन निम्न स्वस्थता हेतु आवश्यक होता है।
किसके लिए होती है? शारीरिक, मानसिक, उपयुक्त, दोनों, इनमें से कोई नहीं? दोनों सर, सी। बिल्कुल सही है। नियम का पालन जो है शारीरिक से भी होती है, मानसिक से भी होती है। सिद्धासन से नियंत्रित क्या होती है? स्वप्न दोष, कामेच्छा, श्वेत प्रदर या ये सारे? सारे सर। सिद्धासन से क्या क्या होता है? दोनों। क्या बोलोगे? दोनों होती है। सारे सर। वाइट डिस्चार्ज नहीं होती है इसका, जो श्वेत प्रदर जो होती है उसका भी तो होता है सिद्धासन से। तो क्या हो जाएगा आपको? तो सभी हो जाएगा। बाकी स्वप्न दोष और कामेक्षा ये दोनों तो होती ही है, श्वेत प्रदर पे भी ये लाभदायक होता है सिद्धासन जब करोगे तो। अगला क्वेश्चन, पद्मासन नहीं करना चाहिए साइटिका में, सैक्रल इन्फेक्शन में, घुटने के दर्द में या ये सारे? सर सारे। बिल्कुल सही, बहुत ही अच्छे। योग के चिकित्सीय प्रयोग के अनुसार कैंसर रोग में उपयोगी क्या होती है? प्राणायाम, योग निद्रा, जाप या ये सारे? सर सभी। बिल्कुल सही, बहुत ही अच्छे। नेहा जी आप आंसर दो। गोमुखासन वर्जित होता है किसमें? बताओ। टॉन्सिलाइटिस में, डायबिटीज में, थायराइडिज्म में या इनमें से कोई नहीं? सर इनमें से कोई नहीं होगा। कोई नहीं। हाँ बिल्कुल सही है, बहुत अच्छी तैयारी तो है आप लोगों की, बहुत अच्छी है, अगले बार तो बहुत अच्छे करोगे। स्पॉन्डिलाइटिस में सर्वाधिक उपयोगी आसन क्या होती है? गोमुखासन, सर्वांगासन, विपरीत करणी या हलासन? गोमुखासन। बहुत अच्छे, क्योंकि स्पॉन्डिलाइटिस अगर होगा किसी को, हाँ तो नेक वाले नहीं सर्वांगस लेंगे तो सर, करा नहीं सकते ना। जी। हलासन में कैसे कराओगे उसको? विपरीत हाँ, करनी भी तो नहीं हो कैसे पाएगा। रहेगा? जी सर। गोमुखासन का सकारात्मक प्रभाव होती है, बहुत अच्छा, ये बहुत सात्विक आसन है गोमुखासन। फेफड़े पर, श्वसन पर, वृक्क पर, यही उपयुक्त सभी? सर सभी पे। चालीस। खाली आसन, सही आसन को अगर सही लोगों के लिए, अगर सही आसन का अगर आपने चुनाव कर लिया तो आप उनके नया जीवन देते हो। और यहाँ तक कि जो स्ट्रेचिंग, ऐसे ये आपका इसका टेक्स्ट का हिस्सा नहीं है, मैं ऐसे बता रहा हूँ, अगर किसी को आपका जो एडवांस आसन भी करनी है तो उसको पार्ट में कराते हो, जैसे आप सुप्त वज्रासन कराते हो। किसी का माइक ऑन है? किसी का माइक ऑन है शायद। अगला क्वेश्चन है, हकलाने वालों के लिए उपयोगी क्या है? मुक्तासन, सिंहासन, सिद्धासन या गुप्तासन? सिंहासन। बिल्कुल सही है। टॉन्सिलाइटिस में उपयोगी होता है कौन सा? मुक्तासन, पद्मासन, सिंहासन या गुप्तासन? सिंहासन होगा। टॉन्सिलाइटिस में क्या हो जाएगा? सिंहासन हो जाएगा। वेरी गुड। कौन सा आसन भोजन के बाद भी किया जा सकता है? पद्मासन, वज्रासन, मुक्तासन या भद्रासन? भोजन के बाद करने वाला आसन कौन सा होता है? वज्रासन होता है, जिसमें वज्रनाड़ी होती है। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, वज्रासन में रक्त प्रवाह निम्न प्रदेश में होता है? श्रोणी में, उदर में, कंठ में, नितंब में? उदर में। वज्रासन में रक्त प्रवाह, मेरे हिसाब से सर श्रोणी में। हाँ तो मतलब क्या है ना, नितंब में सर, ऑप्शन डी। सर ऑप्शन डी, नितंब। श्रोणी में। क्या हुआ सर? श्रोणी आपका जो श्रोणी में कैसे होता है? पेल्विस की तरफ जाते हो ना, तो उसमें आपको उसको श्रोणी कहते हैं हिंदी में। अच्छा ओके सर। तो वज्रासन में रक्त का प्रवाह क्या होती है आपका? श्रोणी की तरफ होती है। अगला क्वेश्चन आपका, साइटिका और सेक्रल इन्फेक्शन से पीड़ित व्यक्तियों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त ध्यानात्मक आसन कौन सी है? पद्मासन, वज्रासन, मुक्तासन या भद्रासन? सर भद्रासन होगा। साइटिका एवं सेक्रल इन्फेक्शन से पीड़ित व्यक्ति के लिए कौन सा आसन सबसे अच्छा होगा? सोच के बताओ, बहुत अच्छे से सोचो।
सर पद्मासन पद्मासन तो होगा नहीं है जिसको सर्टिका है, ओके। क्योंकि उसके पैर में दर्द होता है ना, तो मतलब बहुत ज्यादा वाला पेन होता है, तो फोल्डिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। वज्रासन भी नहीं होगा, पता नहीं, मे बी। और कोई बताओ ना, शायद मेरा कंफर्म नहीं होगा। सकता है कौन सा? वज्रासन। वज्रासन बता रहे हो? जी सर। और कोई? जितना सर वज्रासन, जो दंडी। जितना ऑप्शन दिए गए हैं इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट वज्रासन है, लेकिन कराना किसको है उसका आप रोगी के अकॉर्डिंग आप उस समय डिसीजन लेंगे, लेकिन जो जितने ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग वज्रासन है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि आप जब किसी को कराओ तो वज्रासन करा दो, आप उसको उस समय आप सबसे बेस्ट समझते होगे कि किस समय किसी पेशेंट के साथ क्या करना चाहिए। हमारे पास जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि वज्रासन तो आप करा नहीं सकते, मुक्तासन में नहीं कर सकते, सबसे अच्छा जो है वज्रासन, क्योंकि उसमें जब कराओगे तो आपका वो पेल्विक की तरफ उसको वर्क करेगा, तो उस पर ज़्यादा इफेक्टिव होगा, सबसे ज़्यादा इन 4 ऑप्शन में से। लेकिन रियल लाइफ में क्या करानी वो डिपेंड करता है कि रोगी के आपका पोजीशन पे डिपेंड करता है। वज्रासन निम्न संबंधित रोगों में लाभकारी होता है, किसमें? आमाशय में, अति अम्लता में, पेप्टिक अल्सर में, ये सारे? सर सभी में। वज्रासन क्या होती है आपका सारे में। और जिन लोगों के लिए, जो लोग रिकॉर्डिंग में देख रहे होंगे उनको याद कर लेंगे, जो चीज़ आपको न्यू लगेगा, अगर आप नहीं जानते हो तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा जब आपका कूट वाला क्वेश्चंस रहेंगे कि वज्रासन में लाभकारी के, वज्रासन के साथ आपका ऑप्शन आपका एक कूट बना देगा, तो आपको उसमें याद होना चाहिए तीनों ही, कि आमाशय में भी हेल्प करता है, आपका हाई एसिडिटी में अति अम्लता मतलब एसिडिटी जब ज़्यादा होती है तब भी हेल्प करता है, पेप्टिक अल्सर में भी हेल्प करता है। इसलिए जो व्यक्ति लगातार आसन करता है उसको फट से बीमार नहीं होते वो। मैं तो हाल ही में एक किसी पर्सन को देखा हूँ, उनका रियल एज आपका 36 से ज़्यादा है, लेकिन कहीं से भी वो 20 से ज़्यादा नहीं लग रही थी, एक लड़की को इतना ज़्यादा। और फिर मैंने देखा उसका आसन बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल, बहुत ज़्यादा अच्छी है। आप कह ही नहीं सकते कि 20 से ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा असर करता है, क्योंकि वो कहीं मतलब बहुत अच्छा असर करता है अगर आपका आसन प्राणायाम में अगर आपने अपने आप को इन्वॉल्व किया तो। बाकी आप बॉलीवुड में देखते ही हो, सबके सब लोग योग में डूबे होते हैं, जो लोग सक्सेसफुल होते हैं, हाँ, किसी न किसी तरह से, चाहे आवाज़ से हो, आप अगर जिनका जो मिस्टर इंडिया में जो बनाए, जो आपका जो आवाज़ था, उनका क्या नाम था, जो विलेन थे, तो उन्होंने 4-5 घंटा डेली खाली आपका वॉइस का खाली एक्सरसाइज करते थे, उसमें प्राणायाम वगैरह बहुत ज़्यादा उनका रोल था। अमरीश पुरी का नाम, हाँ अमरीश पुरी। और भी जितने आप देखते हो, कुछ लोग बता देते हैं, कुछ लोग नहीं बताते, बस इतनी अंतर है, करते सब है। किस आसन पर योग के लगभग सभी व्याख्याकारों ने अपनी सहमति दी है? वज्र एवं पद्म एवं वज्रासन, सिद्धासन, स्वास्तिकासन या उपयुक्त सभी? इसमें सर सारे। उपयुक्त सभी जी बिल्कुल सही। पढ़ाई के साथ साथ आप अपने निजी जीवन, अपने खुद के लाइफ के साथ भी योग को एकदम पूरा ढाल लो, और आधे घंटे का अनुलोम विलोम आप अपने जीवन का एक हिस्सा बना लो। कुछ भी करते हो, आपका कोई भी जॉब हो, आपका जो भी जॉब होगा उस जॉब के रिगार्डिंग आपको इतना हेल्प करेगा जितना कोई नहीं कर सकता अनुलोम विलोम, क्योंकि आपको ब्रेन पे जाकर क्या इफेक्ट करता है, CNS PNS पे जाके ऐसा इफेक्ट करता है, आपको दिमाग में इस तरह से प्रभाव डालता है कि इतनी पॉजिटिविटी भर देता है। ऑक्सीजन जहाँ पर हो उस जगह पे, पार्क में या कहीं भी जहाँ पे अच्छा सा ऑक्सीजन हो, अवेलेबल हो, पॉल्यूशन ना हो, वहाँ जाके 30 मिनट का प्राणायाम, आपका प्राणायाम नहीं भी कर पाते हो, कुंभक नहीं लगा पाते, कोई बात नहीं, अनुलोम विलोम करो, बहुत हेल्पफुल होगा। और आपके एग्जाम्स के लिए तो बहुत रामबाण है। और जिनको एग्जाम अभी क्रैक करना है वो ज्ञान मुद्रा लगाने की प्रैक्टिस कर ले। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स पे देखा, मेरे ज़िंदगी में पूरा भगवान ने यही काम रखा, मुझे खाली टीचिंग का ही काम रखा पूरा शुरू से लेकर के। मैंने बहुत बच्चों को देखा जिन्होंने खाली ज्ञान मुद्रा खाली लगाए हैं, 1 मंथ के अंदर उनके परफॉर्मेंस में बहुत अंतर आया है, उनके रिजल्ट में 40% से 90% तक भी मैं जाते हुए देखा हूँ एक मंथ के अंदर। इसलिए ज्ञान मुद्रा आप ज़रूर लगा के रखो, बहुत हेल्प करता है। ऐसे ऐसे बच्चे भी देखा
किसी कोई 90% में गया, कोई 80 में गया, कोई 75 में गया, कोई 95 में गया, इस तरह से आपका चेंज तो बहुत आया सबका। इसलिए आप अनुलोम विलोम और ज्ञान मुद्रा लगाने में आपको एक्स्ट्रा टाइम देना नहीं पड़ता। आप अपने काम करते हुए भी एक हाथ से आप ज्ञान मुद्रा लगा के रख सकते हो। एक हाथ से अगर काम करते हो या अपने टाइम आप दूसरा काम करते हुए भी आप एक हाथ से ज्ञान मुद्रा लगा सकते हो। ओके, अगला क्वेश्चन, कौन से दो आसनों के लाभ एक समान है? ऑप्शन है पद्म एवं वज्र, ऑप्शन बी है सिद्ध एवं स्वास्तिक, ऑप्शन सी है मुक्त एवं गुप्त, ऑप्शन डी है वज्र एवं सिद्ध। सिद्ध एवं स्वास्तिक। इसमें क्वेश्चन है कौन सा ऑप्शन होगा, कौन से दो आसनों के लाभ लगभग एक समान होती है? इसमें लगभग एक समान ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। सिद्ध एवं स्वास्तिक, इन दोनों के लाभ लगभग एक समान होते हैं, इसको याद रखेंगे। स्वास्तिकासन किस रोग में नहीं करना चाहिए? साइटिका, अस्थमा, हाई बीपी या उपयुक्त में से कोई नहीं? स्वास्तिकासन किनको नहीं करना चाहिए? साइटिका को नहीं करना चाहिए। साइटिका को नहीं करना चाहिए। स्टीफ नेक में उपयोगी क्या होती है? पद्मासन, वज्रासन, गोमुखासन या सिद्धासन? गोमुखासन। बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, राइटर्स कैंप में उपयोगी क्या होती है? गोमुखासन, पद्मासन, वज्रासन या सिद्धासन? इसमें क्या होती है? गोमुखासन बहुत उपयोगी होती है। अगला क्वेश्चन, राइटर्स क्रैम्प नहीं आती है? क्रैम्प, राइटर्स क्रैम्प जो होती है उसमें उपयोगी होती है आपका गोमुखासन। गोमुखासन सर्वाधिक लाभकारी होती है किन में? स्पॉन्डिलाइटिस में, ऑर्थराइटिस में, साइनोसाइटिस में या सोराइसिस में? ये भी आ चुका है क्वेश्चन। ऑप्शन ए स्पॉन्डिलाइटिस में। वेरी गुड। जो लोग वज्रासन नहीं कर सकते उनको विकल्प में क्या करना चाहिए? सिद्धासन, सर्पासन, वीरासन या पद्मासन? वीरासन। एग्जैक्टली, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन, धनुरासन निम्न में उपयोगी होती है किसमें? मधुमेह में, कोलाइटिस में या अनियमित मासिक धर्म में या उपयुक्त सभी? क्या होती है इसमें सब में? धनुरासन अच्छे से करना। एक होती है पूर्ण धनुरासन, एक होती है आपका अर्ध धनुरासन। पूर्ण करोगे तो आपको इतनी बॉडी इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबल कर देता है बहुत अच्छे से। और इसमें आपका मधुमेह के लिए सबसे अच्छा तो होती है आपका मत्स्येंद्रासन होती है। फिर अर्ध मत्स्येंद्रासन भी आप कर सकते हो, लेकिन धनुरासन बहुत अच्छी होती है उसमें के लिए भी। कोलाइटिस तो होती ही है, और इस तरह से ऐसे ऐसे मर्म पॉइंट पे दवा पड़ती है कि इसमें आपका इरेगुलर जो पीरियड्स होती है उसमें भी बहुत हेल्पफुल होता है। धनुरासन से क्या नहीं होता? कौन सा लाभ नहीं होता? किस में लाभ नहीं होता? स्पॉन्डिलाइटिस में, इंद्रिय असंयम में, श्वसन अनियमितताओं में या उपयुक्त में से कोई नहीं? इंद्रिय धनुरासन से लाभ नहीं होता है। क्या बोला? इंद्रिय असंयम। एक्चुअली इंद्रिय संयम में लाभ होता है, असंयम तो होता ही नहीं है, करता ही नहीं है। तो नेगेटिव दोनों बोला है। लाभ नहीं होता इंद्रिय असंयम, तो कोई इंद्रियों को तो असंयम करेगा नहीं और इंद्रिय असंयम होगा नहीं। आसन करने से इंद्रिय संयम होती है। कितनी टेक्निक, कितना घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं। अगला क्वेश्चन, धनुरासन निम्न के उपचार हेतु करवाना चाहिए किसके लिए? साइटिका, स्लिप डिस्क, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? धनुरासन दोनों के लिए करते हैं, साइटिका के लिए भी करते हैं और स्लिप डिस्क के लिए भी करते हैं। पाचन अंगों एवं मांसपेशियों की मालिश किससे होती है? धनुरासन, सिद्धासन, पश्चिमोत्तानासन या गोमुखासन? धनुरासन। पाचन अंगों की और मांसपेशियों की मालिश होती है, राइट? गोमुखासन। एक बात बताओ, क्या पूछा गया है?
पाचन अंगों एवं मांसपेशियों की मालिश होना है। तो मालिश में आप जो मालिश कैसे होगी? कौन से आसन से होंगी? गोमुख नहीं गोमुखासन में कैसे होगा? धनुरासन से होंगे ना। जब आप इसको बॉडी को जब आप लिफ्ट करोगे, जब आप पूरा तरह से आप धनुरासन कैसे करते हो? आप जब इसको सोते हो, मतलब छाती के बल सोते हो, तो जब छाती के बल आप कैसे सोओगे? आप इस तरह सोओगे ना। धनुरासन जब करोगे इस तरह सो जाओगे, बॉडी को ऐसे ले जाओगे। तो उसमें जब आप पूरा मांसपेशी कहाँ आएगा? जमीन, ये मान लीजिए जमीन है पूरा, और आपके आपके बॉडी को आपने ऐसे किया आपने। फिर आप इसको लिफ्ट कर रहे हो। तो पाचन अंग कहाँ पे होंगे? पाचन के जो आपका जो अंग होंगे, ये नॉर्मली आपको पेट के पास होंगे। तो जब आप इसको खींचोगे तो इस जगह की मालिश होगी कि नहीं होगी सारे मसल्स की? बाकी किसी में कैसे? पश्चिमोत्तानासन से कैसे होगा बताओ? पश्चिमोत्तानासन आप कैसे करते हो? बैठ जाते हो दंडासन में, फिर आप उसको करते हो। गोमुखासन में कैसे करते हो? ये भी आपका बैठ के करने वाला आसन होता है। सिद्धासन आपका योनि में योनि स्थान पे जाके उस जगह वहाँ पे प्रेशर पड़ती है। तो बेस्ट क्या होगा? धनुरासन। जब भी ऐसा क्वेश्चंस आते हैं, आसन के पोस्चर को याद करो और देखो कि बॉडी के किस पार्ट में ये वर्क करता है, तो मिलेगा धनुरासन। शवासन निम्न रोगों में उपयोगी होती है। किसमें? उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, तनाव, या ये सारे? सभी। अगला क्वेश्चन, तनाव एवं उच्च रक्तचाप से पीड़ित रोगियों को शवासन करने चाहिए नियमित, प्रतिदिन, उपयुक्त दोनों, सप्ताह में एक बार? ऑप्शन बिल्कुल सही, उपयुक्त दोनों। अगला क्वेश्चन, मत्स्येंद्रासन निम्न से संबंधित श्राव का नियमन नहीं करता। यकृत, अग्नाशय, पित्ताशय, या इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही, क्योंकि तीनों का करता है। कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, मत्स्येंद्रासन दूर करता है वात रोग, कटिवेदना, जकरन, या उपयुक्त सभी? सभी। कटिवेदना क्या होता है बताओ? कमर का दर्द, बैक पेन। कमर का दर्द, कमर में क्या होती है? कटी होती है। तो क्या हो जाएगा आपका? उपयुक्त सभी। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, मूत्र निष्कासन प्रणाली के नियमन हेतु सर्वाधिक उपयोगी क्या होती है? मत्स्येंद्रासन, वज्रासन, पवन मुक्तासन, या मत्स्येंद्रासन, वज्रासन, पद्मासन, या मुक्तासन? मत्स्येंद्रासन क्या होती है? मूत्र निष्कासन प्रणाली। यूटीआई के संबंध में किसी को कोई बीमारी होती है तो आप उसको मत्स्येंद्रासन कराओ, बहुत अच्छा होता है। गोरक्षासन से नियंत्रित क्या होती है? प्रजनन इंद्रियों पर, काम वासना पर, वीर्य स्खलन पर, या उपयुक्त सभी? गोरक्षासन में क्या होती है? सारे ही होती है। प्रजनन इंद्रियों पर भी असर होता है, काम वासना पर भी होती है, और वीर्य का स्खलन पर भी होती है। पश्चिमोत्तानासन निम्न में वर्जित नहीं है। किसमें? रक्तचाप, हृदय रोग, स्पॉन्डिलाइटिस, इनमें से कोई नहीं? तो कोई नहीं। बिल्कुल, इनमें से कोई वर्जित है ही नहीं है। पश्चिमोत्तानासन निम्नासन के बाद करना चाहिए, क्वेश्चन आ चुका है। चक्रासन, मत्स्यासन, भुजंगासन, उपयुक्त सभी? सभी। बिल्कुल। पश्चिमोत्तानासन चक्रासन के बाद कर सकते हो, मत्स्यासन के बाद कर सकते हो, भुजंगासन के भी बात कर सकते हो, क्योंकि इससे बॉडी क्या होती है? आपके बॉडी में आपका एक कर्व बनता है चक्रासन में, भुजंगासन में। उसके बाद आप ये आपका जब आप इसके बाद जब आप पश्चिमोत्तानासन करते हो तो बनता क्या है? ये आपका काउंटर बनता है, क्योंकि आसन का काउंटर भी करना चाहिए होता है ना। तो आप जब चक्रासन करते हो तो आप सोचो कि किस तरह से आपके बॉडी का कौन से पार्ट का बेंट होती है। अगर आप चक्रासन करोगे
तो आप इस तरह से बेंट होते हो, बॉडी आपका, ये पूरा आपका बॉडी हो गया, नीचे की तरफ आ जाते हैं पूरा। तो इस जगह से आपका पूरा बॉडी बेंट हो रही है। उसके बाद अगर आप बैठ के, अगर आप पश्चिमोत्तानासन करते हो, तो आपने ऐसे बैठ गए और आपने ऐसे अपने आप को, पैर को टच कर लिया, तो क्या हुआ, बेंट किया आपने पूरे बॉडी को पूरा। तो ये ऐसे काउंटर की तरह काम करता है ये। ऐसे ही मत्स्यासन में क्या करता है, उसके बाद जब स्ट्रेचिंग करते हो, इससे आपका साइड स्ट्रेचिंग और आपका जो ये पसलियाँ होती है, रिब्स होती है, इन सब का बहुत अच्छा स्ट्रेचिंग हो जाती है जब आप मत्स्यासन करते हो। तो उसके बाद अब अगर आप ये आसन कर पश्चिमोत्तानासन करते हो, तो ये आपका काउंटर के साथ साथ पूरे स्पाइन का और सब जगह का आपका पूरा एकदम अच्छे से उसका फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और आप कितना यंग हो, ये आपके स्पाइन के फ्लेक्सिबल जितना है आप इतना यंग हो। इसका मतलब चाहे आपका एज कितना भी हो, ज़्यादा या कम, उससे ज़्यादा नहीं है। आपका जो इंटरनल जो आपका बॉडी का अपना एज होती है अलग से, उसका जो एज हो, उसके अकॉर्डिंग आपका स्पाइन जितना फ्लेक्सिबल है, उतने आप कुशल हो, उतने आप यंग हो, तो उसे अकॉर्डिंग भी आपका, इसलिए ये आसन बहुत महत्वपूर्ण है। पश्चिमोत्तानासन ऐसे काउंटर करता है, उससे क्या होता है कि बॉडी आपका पूरा फ्लेक्सिबल रहता है, सारे अच्छे से सारे पार्ट्स आपको बहुत अच्छे काम करते हैं। जब भी आप ऑप्शन को चूज़ करोगे ना, रट्टा नहीं मारना होता है। मैं आपको पता है मैंने इतने बातें क्यों बोला, इसलिए बोला कि अगर आपके सामने नया क्वेश्चन आते हैं, आपको नहीं पता होता है, तब आप इस एंगल से सोचोगे एग्जाम में, और जब सोचोगे तो सही ऑप्शन में अपने आप पहुंच जाओगे। फिर अगला, क्योंकि आपको एक स्मार्ट तरीके से सोचना बहुत ज़रूरी होता है। मैं जितना क्वेश्चन करा रहा हूँ तो करा ही रहा हूँ, अगर कुछ नया आता है वहाँ अगर आप ऐसे सोचोगे तो आप गलत कैसे होगे, बोलो सही होगा हमेशा। पार्श्व कुब्जता में उपयोगी क्या होती है, पश्चिमोत्तानासन, मुक्तासन, गुप्तासन या कुक्कुटासन। पार्श्व कुब्जता में उपयोगी क्या होती है, पश्चिमोत्तानासन। थायराइड ग्रंथि पर सर्वाधिक प्रभाव किस आसन से होती है, मत्स्यासन, गुप्तासन, सिद्धासन या वज्रासन। थायराइड के लिए जो सबसे, हालांकि हमें 4 में से एक चुनाव करनी है, इनमें से हम एक चुनाव करेंगे, लेकिन थायराइड के लिए आपका जो होती है, ये कई चीज़ें होती है। आसन में आपका सर्वांगासन बहुत अच्छी होती है, इसके बाद शीर्षासन भी अच्छी होती है। फिर आपका इसमें भी हेल्पफुल होता है जब आप स्नेक पोज करते हो, यानी कि आपका स्नेक पोज मतलब सर्पासन, भुजंगासन जिसे कहते हैं, इसमें भी हेल्पफुल होती है। और जब आप बैक के आसन करते हो, जिसमें आपका तनाव होती है, उस पर भी आपका आती है। और आपका उज्जाई प्राणायाम बहुत हेल्प करता है, जिसको थायराइड जिनको होता है। और लेकिन इनमें से जो 4 ऑप्शन दिए गए उसमें से हमें चुनाव करने होगा तो मत्स्यासन का चुनाव करेंगे। लेकिन थायराइड के लिए अच्छा, इन 4 ऑप्शन में से तो सिद्धासन, वज्रासन, गुप्तासन तो नहीं होगा, मत्स्यासन सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट है। और थायराइड के लिए आपका, अगर आप बंध लगाते हो तो जालंधर बंध बहुत हेल्प होता है। फिर आपका सिंहासन भी बहुत अच्छा हेल्प करता है, जिसमें आप सिंह की तरह जो आवाज़ निकालते हैं, वो भी काफ़ी हेल्प करता है। और ये सब क्योंकि थायराइड एक कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा आपका समस्या है, तो इन सब में अच्छा हेल्प करता है। लेकिन यहाँ जो ऑप्शन दी गई है, इसमें आपका मत्स्यासन सबसे ज़्यादा है। मत्स्येंद्रासन लाभान्वित क्या करता है, यकृत को, मूत्राशय को, इन दोनों को, इनमें से कोई नहीं, इन दोनों को। मत्स्येंद्रासन निम्न रोग में लाभकारी है, किसमें, मधुमेह में, स्लिप डिस्क में, साइटिका में, या ये दोनों, ये सारे सभी में होंगे। जी।
मत्स्येंद्रासन आपका मधुमेह में भी होती है, साइटिका में भी होती है, स्लिप डिस्क में भी होती है। तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर तो सभी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मत्स्येंद्रासन निम्न ग्रंथि स्राव का नियमन करता है। अधिवृक्क ग्रंथि, उपवृक्क ग्रंथि, पित्ताशय या ये सारे एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर बता रहे हैं। तो मत्स्येंद्रासन जो है ये सब में काम करता है। तो क्या हो जाएगा, ऊपर तो सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गर्भवती महिलाओं के लिए वर्जित है कौन सा, शवासन, मयूरासन, मयूरासन, सुखासन या ध्यान। तो कौन से वर्जित होंगे, मयूरासन, क्योंकि पेट में ही पूरा असर पड़ता है इसका। मयूरासन चयापचय क्रिया को क्या करता है, मंद करता है, उद्दीप्त करता है, शांत करता है या असंतुलित करता है। बी ऑप्शन सर। हाँ जी, उद्दीप्त करता है। मयूरासन से कौन सी नाड़ियाँ प्रभावित होती है, मूत्राशय की, आमाशय की, तंत्रिका की या ये सारे। ये सर अमाशय तंत्रिका दोनों की है तो सभी हो गया। मूत्राशय के भी करती है, क्योंकि आप जिस जगह पे प्रेशर लगाते हो, आप जो आसन लगाते हैं मयूरासन, उससे मूत्र नली भी अफेक्टेड होता है। मयूरासन का सर्वाधिक प्रभाव निम्न ग्रंथि में होता है, चुल्लिका, थायराइड, पीयूष या पेनियल। पीयूष पिनियल पे तो होगा नहीं, थायराइड के लिए भी नहीं, सबसे ज़्यादा आपका चुल्लिका ही होती है, पैराथायराइड कहते हैं इसको, ये इसमें होगा। कुक्कुटासन निम्न रोग में उपयोगी होता है, किसमें, कंधों में, भुजाओं में। सर ये ग्रंथि होती कहाँ पे है? अरे पैराथायराइड नहीं होती है, थायराइड के पास ही तो होती है। अच्छा, कुक्कुटासन निम्न रोग में उपयोगी होता है, कंधों में, भुजाओं में, छाती में, ये सारे किसमें होती है। कुक्कुटासन से क्या होती है, कंधों में भी आती है। कुक्कुट मतलब क्या, मुर्गी की तरह। तो भुजाओं में भी, अगर छाती में, भुजा में अगर ताकत नहीं रहेगा तो कुक्कुटासन कैसे लगाएगा कोई। कुक्कुटासन में क्या होती है, ये सारे में होती है। स्पॉन्डिलाइटिस में उपयोगी आसन क्या होती है, उत्तान कूर्मासन, हलासन, उत्तान मंडूकासन या कूर्मासन। कौन से होंगे, उत्तान कूर्मासन। याद कर लेंगे जो लोग नहीं बता पा रहे हैं। स्पॉन्डिलाइटिस में क्या होती है, स्पॉन्डिलाइटिस एक कॉमन समस्या है, अगर आप इसको नहीं जानोगे कैसे आप इस पेशेंट का हैंडल करोगे। स्पॉन्डिलाइटिस किसमें होती है, इसमें उत्तान मंडूकासन में, इसके लिए बहुत हेल्पफुल होता है। अगला क्वेश्चन, ए में या सी में सर जी? सी में, ओके। उत्तान मंडूकासन, कूर्मासन नहीं, उत्तान मंडूकासन। उत्तान मंडूकासन निम्न रोग में उपयोगी होता है, स्पॉन्डिलाइटिस में, स्लिप डिस्क में, साइटिका में या ये सारे, ये सभी में, ये सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, घेरन मुनि द्वारा वर्णित वृक्षासन से वृक्क एवं मूत्राशय की सक्रियता क्या होती है, कम होती है, अधिक होती है, अप्रभावित होती है या अनियंत्रित होती है। कम होती है। अगला क्वेश्चन, घेरन मुनि द्वारा वर्णित वृक्षासन का एक प्रभाव ये भी क्या, कौन सी है, वीर रक्षा या विचलन या मंदाग्र या अतिशय वृद्धि। ए ऑप्शन सर जी। वीर और रक्षा, वृक्षासन का प्रभाव क्या होती है, वीर और रक्षा होती है। घेरन मुनि के अनुसार गरुड़ासन निम्न में उपयोगी होता है, साइटिका में, आम बात में, हाइड्रोसिल में या ये सारे, ये सारे। ये आसन इतने उपयोगी है क्योंकि 40-50 के बाद जो है ये सब बीमारियां लोगों को सामना करना पड़ते हैं। अगर ये आसन करते रहेंगे तो सबसे बड़ी फ़ायदा ये होगा कि आप इनमें से इससे बचे रहेंगे। जो जैसे ही 40 प्लस या 50 प्लस होते हैं, मसल्स आपके कमज़ोर पड़ते हैं। जब मसल्स कमज़ोर पड़ते हैं
तो ये आपका हार्निया इत्यादि के रोग बन जाते हैं। मसल्स को स्ट्रांग रखने के लिए ये चीज़ ज़्यादा आपका असर नहीं करता, आप अपने बॉडी को कैसे रखते हो ये असर करता है। मसल्स को स्ट्रांग रखने के लिए प्रोटीन युक्त खाना खाने के साथ साथ आपको वर्कआउट करने होते हैं, क्योंकि आपका जब आप वर्कआउट करते हो, चाहे आप कैसे भी, जैसे आप मतलब व्यायाम करते हो, तो आपके बॉडी में मसल्स आपका क्या होती है, स्ट्रांग होती है। और जब मसल्स स्ट्रांग होंगे उसके लिए प्रोटीन युक्त खाना, मतलब आपका नेचुरल प्रोटीन जो खाने से, जैसे दाल से हो गया या सोयाबीन से हो गया, इस तरह से प्रोटीन मिलती है, वो प्रोटीन आपको चाहिए होगा। और उसके साथ वर्कआउट करोगे तो, नहीं तो फिर क्या होगा, यूरिक एसिड बन जाएगा, फिर आपको बहुत ज़्यादा गठिया की बीमारी कर देगा अगर आपने वर्कआउट नहीं किए तो। इसलिए व्यायाम के साथ साथ करने से मसल्स आपका, हर जगह के मसल्स स्ट्रांग रहते हैं। और मसल्स अगर स्ट्रांग रहेंगे तो हार्निया की बीमारी नहीं होगा, क्योंकि हार्निया की बीमारी क्या होती है, मसल्स आपका वीक होने से होती है। इसके बाद जो आँखों की जो बीमारियाँ होती है, क्योंकि आँखों में आपका अगर मसल स्ट्रांग नहीं होंगे तो जो आँखों के पलके अगर आपका ज़्यादा लूज हो जाएगा तो भी आपको देखने में दिक्कत होंगे। और पूरा बॉडी का हर पार्ट में ये दिक्कत होती है अगर मसल्स हमारा वीक होता है तो। इसलिए फैट रेशियो सही रखना है, बीएमआई सही रखना है, फैट ज़्यादा ना हो, जितना ज़रूरी हो उतना ही होना चाहिए, फैट बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और मसल्स को अच्छे से हमें केयर करने होते हैं। अगला क्वेश्चन, घिरन के अनुसार पूर्ण शलभासन निम्न व्यक्ति को करना चाहिए: पूर्ण स्वस्थ को, रोगी को, उच्च रक्तचाप युक्त व्यक्ति को, या हृदय रोग युक्त व्यक्ति को। हाँ जी, पूर्ण शलभासन किसको करना चाहिए? जो पूरे स्वस्थ होते हैं। गिरण मुनि के अनुसार परानुकंपी तंत्रिका तंत्र को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला आसन क्या होती है? कूर्मासन, वृक्षासन, पूर्ण शलभासन या वृषासन? पूर्ण सर ये परानुकंपी तंत्रिका तंत्र, इसका नहीं पता हमें। सीएनएस पीएनएस होते हैं ना, तो पीएनएस को कहते हैं। आप जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर पढ़ा आपने, इसको सीएनएस कहते हैं, इसको कहते हैं तंत्रिका तंत्र कहते हैं इसको, और परानुकंपी मतलब पीएनएस होती है। तो आपका इसमें घिरन के मुनि के अनुसार परानुकंपी तंत्रिका तंत्र को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला आसन क्या होती है? कूर्मासन, वृक्षासन, पूर्ण शलभासन या वृषासन? तो बोलोगे पूर्ण शलभासन। ये आपका पीएनएस को बहुत इफेक्ट करता है। घिरन ये सब आप जान के रखो, क्योंकि अगर आप इस फील्ड में अगर आप अर्निंग कर रहे हो तो कभी भी कोई बात होता है, आप खाली थ्योरी भी अगर पता है, आप किसी को बता दोगे तो इसका उनका बहुत हेल्प होगा और आपका क्लास कंफर्म होने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाती है। भले ही आप करते हो ना करते हो, आप नहीं भी करते हो, आप किसी को इंस्ट्रक्शन देकर करवा सकते हो कि पहले आप सो जाते हो, उसको आपको लेटा दिया आपने, उसके बाद आप 30 डिग्री एंगल पे उनके पैर को आपने लिफ्ट करा दिया। अगर वो लिफ्ट नहीं कर पाते हैं तो उनको हाथों को इंटरलॉक करा करके आपका इसमें बैक में, मतलब कमर के जो बैक होती है उसमें आपको उनको रखवा कर सकते हो, या उसके और भी बहुत से और आपका प्रॉप्स आता है उसको यूज़ करके कर सकते हो। 30 डिग्री, फिर आपका 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, ऐसे ऐसे करके आप उनका लिफ्ट कर सकते हो। आप उनको खाली कमांड दोगे कि आप ऐसे ऐसे करो, आप भले ही खुद न कर सकते हो, लेकिन आप उनको पता ही नहीं चलेगा कि आप कितना, अगर आप नहीं भी करते हो उनको कोई नहीं है, उनको खाली कराने हैं आपको। तो आप उनके कैपेबिलिटी देख के पहले कुछ सेकंड्स उनको होल्ड कराते हो, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ाते हो। तो आपको आना चाहिए मेरी थ्योरी कि हाँ इस रोग के लिए ये आसन है, ये बहुत हेल्पफुल होता है। और शलभासन तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। ये सारे जो आसन के बारे में हम जो बात कर रहे हैं, आपका शलभासन हो गया, या ऊपर जो हमने जो मेन जो आसन बात किया हमने, 40 प्लस के बाद धीरे धीरे प्रैक्टिस कराना ही चाहिए होता है, क्योंकि जो चैलेंजेस 40 प्लस के बाद लोगों को सामना करना होता है उनके लिए ये आसन बहुत अच्छे होते हैं, और सबको सामना करना ही होता है खान पान के साथ साथ। और मैंने ये चीज़ देखा है कि जब आप आसन करते हो तो मैंने बहुत ज़्यादा कोरिलेशन पाया है। आसन जब अगर लगातार करते हो तो आपको फास्ट फूड और मतलब उल्टा पुल्टा खाना खाने का मन नहीं करता, ये मैंने खुद देखा है। और अगर आप नहीं करते हो, वर्कआउट नहीं करते हो, या आसन नहीं करते हो, या प्राणायाम नहीं करते हो,
तभी बेकार की चीज़ें जो आपके बॉडी को आपका मतलब अच्छा नहीं होता उसको खाने का मन करता है। इसलिए आपका मिताहार भी पालन हो जाती है जब आप आसन या आपका व्यायाम अच्छे से करते हो। ओके, अगला क्वेश्चन। घेरन के अनुसार, महर्षि घेरन के अनुसार मकरासन निम्न में लाभकारी है, किसमें? साइटिका में, स्लिप डिस्क में, मेरुदंड की पीड़ा में, सभी में सभी में हो जाता है। इसलिए अपने लिए भी थोड़ा समय निकालो, क्योंकि अगर आप स्ट्रांग रहोगे तो आपके साथ जो भी वर्क का जो भी लोग जुड़े होंगे सारे वर्क अच्छे रहेंगे। इसलिए खुद भी आसन करो, प्राणायाम करो, रोज थोड़ा थोड़ा करो। महर्षि घेरन के अनुसार दमा एवं श्वसन रोगी सरलता से निम्न आसन से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं? कूर्मासन, मांडूकासन या मकरासन या शलभासन। दमा और श्वसन रोगी भी कर सकते हैं। पता है आप लोग, मैं चलिए मान लिया मैंने कि आप लोगों को नहीं आ रहा है, तो मैं क्या बोला, आप क्वेश्चन को पढ़ो और इन आसन को, पोस्चर को याद करो। क्या दमा का रोगी कूर्मासन कर सकता है? सर मकरासन। हाँ, मकरासन तो बिल्कुल सही है, लेकिन मान लो आपको नहीं आता है तो आप कैसे सोचोगे? आप क्या दमा का श्वसन का रोगी मकरासन करा लोगे उसको? सॉरी, कूर्मासन करा लोगे? नहीं, मंडूकासन भी नहीं कर सकता, कूर्मासन भी नहीं कर सकता, शलभासन भी नहीं है। इतना सोचने के बाद अगर आपको नहीं भी पता होगा ना, इस तरह का सोचोगे तो ही आपका वो भी आपका आंसर मिल जाता है। लेकिन एक स्मार्ट तरीके से सोचो। मेरा एमसीक्यू टेस्ट सीरीज कराने का यही मकसद है कि आप एग्जाम को समझो और इसको बता कर पाओ। थ्योरी हम बहुत करा चुके हैं और थ्योरी में सब कुछ हम भर भर के पढ़ा चुके हैं। आपके पास भी बहुत से कंटेंट होंगे, सब आप पढ़ के ही आए हो, सब एमए योगा करने के बाद ही आ रहे हो। अगर आप यूजीसी नेट के लिए जा रहे हो, वहाँ आपका ये पेपर आप देखे ही आए हो। लेकिन अगर एग्जाम में आते हैं तो आप कैसे हैंडल करोगे? अगर आपको मान लो नहीं आ रहा है तो कैसे हैंडल करोगे? डिजीज को देखो, बीमारी को देखो, बीमारी को कल्पना करो कि जो व्यक्ति इस बीमारी से ग्रस्त होंगे उनका शरीर का कौन सा हिस्सा कमजोर होगा, कौन से हिस्से से हम काम नहीं करा सकते हैं, उनको सोचो। उसके बाद जो आसन बताया गया है उन आसन के पोस्चर को याद करो। कूर्मासन कैसे लगाते हैं? उसको लगाने के लिए कूर्म मतलब क्या होता है? कछुआ होता है, कैसे करते हैं हम इसमें? फिर मंडूकासन कैसे लगाते हैं? शलभासन कैसे लगाते हैं? क्या इस बीमारी से व्यक्ति जो ग्रस्त होंगे उनके लिए यह आसन लगाना संभव होगा या सरल होगा? जब आप इस एंगल से सोचोगे तो आपको आंसर मिल ही जाएगा, क्योंकि मकरासन क्या होती है? ये एक आपका रिलैक्सेशन आसन होती है। तो ये आपका, आप जैसे आप सोते हो, जैसे आप शवासन करते हैं, शवासन के ठीक, शवासन में क्या होती है? छाती ऊपर की तरफ होती है, मकरासन में छाती नीचे की तरफ होती है और एक खास पोस्चर में आप सो जाते हो, उससे बहुत रिलैक्स होती है। तो इसको दमा के रोगी भी कर सकते हैं और स्वास्थ्य रोगी भी कर सकते हैं। घेरन संहिता के अनुसार उष्ट्रासन हृदय रोगियों के लिए, उष्ट्रासन, हाँ मैं उष्ट्रासन भी आपको इस समय मैं बताना मैं मिस कर गया। उष्ट्रासन भी जो है आपका उसमें हेल्प करता है जिसको थायराइड की समस्या है। लेकिन सबसे अच्छा होता है आपका बंद में, जालंधर बंद होती है, फिर आपका उज्जयी प्राणायाम होता है, सिंहासन होता है, लेकिन उष्ट्रासन भी हेल्प करता है। घेरन संहिता के अनुसार उष्ट्रासन हृदय रोगियों के लिए क्या है? उत्तम है, निकृष्ट है, मध्यम है या अनिर्धारित है? उष्ट्रासन उत्तम है, बिल्कुल सही है। घेरन मुनि के अनुसार उच्च रक्तचाप वाले लोगों के लिए उष्ट्रासन क्या होती है? उचित है, वर्जित है, उत्तम है या अति उत्तम है? घेरन मुनि के अनुसार उच्च रक्तचाप वाले रोगी के लिए उष्ट्रासन नहीं करने के लिए कहा गया है, तो वर्जित है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, क्योंकि आप पीछे की तरह मुड़ते हो ना, इसमें। हमें आज तक हमने ये आपका यूनिट 8 से आपने चिकित्सीय योग और इसमें कौन सी बीमारी में कौन सी आसन करना चाहिए इसके बारे में हमने एक टेस्ट सीरीज हमने किया। इसको हम आगे के पार्ट में भी करेंगे, कल भी करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। इसमें हमने पाया कि प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है और आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, करते करते स्मार्ट तरीके अप्लाई करेंगे। अगर मान लो अगर आपको ज़रूरी नहीं होते, बहुत से आसन होते हैं, मुझे भी पता है बहुत आसन है और बहुत रोग है, दोनों ही बहुत चीज़ें हैं।
तो आप जब एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आप सबसे पहले जिस रोग के बारे में बताया जा रहा है उस रोगी की कल्पना करो कि वो कहाँ कहाँ शरीर के किस किस अंग में वो पेन को फील करेंगे या उनको दिक्कतें होंगी, और इस आसन करने के लिए कौन सा आसन कौन रोगी कर सकता है, आसन का पोस्चर को याद करो। आप क्या करोगे, आप बहुत हद तक आप पा जाओगे चीज़ों को से सही आंसर। आप इसका रिवीजन भी कर लेना इस चैप्टर को। कल हम इसके और भी कोशिश करेंगे जिससे आपको कंसेप्ट एकदम क्लियर होगा, क्योंकि 10 क्वेश्चंस करीब इसमें आने की पॉसिबिलिटी होती है। ये आप पूरा करके आओगे। ये आपका यूनिट 8 से है, सेकंड पेपर यू का। आप सबका धन्यवाद। हम अगले क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।